करते हैं। ठीक, देखिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड और इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, हेडिंग दीजिए। डिस्कशन नहीं, देखिए यहां पर सब लोग हो गया। देखिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। जब आप इलेक्ट्रोस्टैट में आएंगे तो वहां पर जैसे यहां ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये करता क्या है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट मास है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट मास। कितना है उसका वैल्यू, कैपिटल एम है। ठीक, तो ये पॉइंट मास किसी दूसरे मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका यदि वैल्यू ज्यादा है तो इसका फील्ड ज्यादा होगा, रेंज ज्यादा होगा। जैसे इसको एकदम एग्जैक्टली हम लोग उसी तरह के एनालॉजी में देख सकते हैं। मान लीजिए कोई हम लोग मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेट का वैल्यू, उसका मैग्नेटिज्म जो उसका वैल्यू है, मैग्नेट का पावर वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा दूर से किसी मेटल को अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब उसका रेंज बड़ा था। कोई चार्ज है, उसका वो हाई अमाउंट का चार्ज है, तो वो उसका एबिलिटी जो होगा किसी दूसरे अपोजिट चार्ज या सेम चार्ज को रिपेल करने का और अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करने का वो ज्यादा होगा, ज्यादा दूर तक कर सकता है। सेम एनालॉजी यहां पर भी होगा कि यदि कोई पॉइंट मास है और उसका मास बड़ा है, ज्यादा है, तो वो ज्यादा रीजन कवर कर सकता है। जैसे एक हेलोजन लाइट है 500 वॉट का और एक टॉर्च है जो मोबाइल में यूज होता है, दोनों का अलग अलग रेंज होगा। ठीक है, एक का रोशनी जो है बहुत दूर तक जाएगा और एक का रोशनी दूर तक नहीं जाएगा। तो उसी तरह इसका जो फोर्स फील्ड होगा, इसका फोर्स फील्ड यदि हम इस तरह से डिनोट करें, और कैसा शेप का होगा फोर्स फील्ड उसका, बोलिए कैसा शेप का होगा, इमेजिनरी होगा, कैसा शेप का होगा, कैसा शेप का इमेजिनरी फोर्स फील्ड होगा, वो स्फेरिकल होगा। सर्कल क्यों होगा, स्फेरिकल होगा, 3 डायमेंशंस में जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कैंडल हम यहां जलाते हैं, तो कैंडल का लाइट 3 डायमेंशंस में जाएगा, थोड़ी ना एक प्लेन में जाता है। वो तो उधर भी एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा और जेड में भी जाएगा, तीनों में जाएगा वो, इसीलिए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री होगा, इमेजिनरी। और जैसे जैसे हम पॉइंट मास से दूर जाएंगे, फोर्स का इंटेंसिटी घटेगा, फोर्स का वैल्यू घटेगा या फोर्स का इफेक्ट घटेगा। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज करें कि यहां पर कोई मास है, इस पॉइंट को हमने ओ कहा और यहां वाले पॉइंट को हम मान लीजिए पी कह रहे हैं, ये पी पॉइंट कह रहे हैं, और यहां पर जो मास है वो एम नॉट है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए सपोज करें कि इसका पूरा का पूरा रीजन जो इसका रेडियस है वो आर है, मतलब आर रेडियस तक इसका रीजन है। इसके बाद अचानक से नहीं, ऐसा नहीं होगा कि यहां से निकलने के बाद जीरो हो जाएगा, अचानक नहीं होता है, वो धीरे 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 जीरो होता है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से जो ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाता है, वो हम लोग कहते हैं कि वो किस में आ गया, स्पेस में आ गया, और उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। ठीक है, होता है ये। तो अभी जैसे मान लेते हैं इसका जो दूरी है, ये मान लेते हैं स्मॉल आर है। ठीक है, स्मॉल आर,
उसको बढ़िया से लगाओ, लॉक करो उसको। स्मॉल आर है, अब ये जो कैपिटल आर वाला कैपिटल मास है, ये इस स्मॉल आर वाले ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स है एफ बराबर क्या होगा, जी एम नॉट बाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन को, ये वाला डायरेक्शन में याद कीजिए दो ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट है वो सेकंड है, तो ये जो डायरेक्शन है वो आर कैप कहलाता है, तो ये जो डायरेक्शन है वो आर माइनस कैप कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए इस फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लियर है? ठीक, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में जो उसका इंटेंसिटी है उसकी बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोल रहे हैं, और वो भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डिफाइंड कैसे होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज amount of gravitational force per unit mass at that point। ठीक है, पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट कहने का मतलब ये कि हमको इस पॉइंट पर पता करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो उस पॉइंट पे पता करना है, तो उस पॉइंट पे जो मास है उसको हम डिवाइड कर देंगे फोर्स से। तो कहने का मतलब यदि ई निकालना चाहेंगे हम, तो ई बराबर, यदि अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और डिवाइड कर देंगे उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पे हम चेक करना चाह रहे हैं, पी पॉइंट पर, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स उस पॉइंट पर और उस पॉइंट पे जो मास है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो यही कह रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट। तो ये एम नॉट कर दिए, ये कितना है, जी एम नॉट बाई आर स्क्वायर बाई एम नॉट। ठीक है, और आपको ये देख करके ही लग रहा होगा कि जो डायरेक्शन एफ का होगा वही डायरेक्शन ई का होगा। क्यों होगा, याद कीजिए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पढ़े थे, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं 1 बाई एम नॉट इंटू एफ, ऐसा कह सकते हैं ना, ई बराबर। तो यदि किसी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर, और जो डायरेक्शन इस वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन इस वेक्टर का होगा। ठीक है, और यदि यहां पर मान लीजिए मास है, आगे जाकर इलेक्ट्रोस्टैट में यहां पर चार्ज आ जाएगा, मास रिप्लेस किससे होगा, चार्ज से, तो चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो वहां पर मान लीजिए चार्ज नेगेटिव आया, एक सेकंड के लिए हम हल्का सा बता रहे हैं ताकि फिर वहां पर बताएंगे तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। मान लीजिए चार्ज नेगेटिव है, तो माइनस यहां क्यों होगा, और वो माइनस इसके साथ लगेगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसके साथ माइनस लगेगा, वो डायरेक्शन ई का होगा। क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशन में है, ग्रेविटेशन में मास या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो स्केलर क्वांटिटी है, तो या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। उस केस में जो भी डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक या फिर कह लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड का होगा। ठीक है, और ये कैसे डिफाइंड हुआ, अब इसको आगे हम लोग थोड़ा सा देखें, तो यहां देखिए एम नॉट चला जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कह लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ई बराबर आ गया जी एम बाई आर स्क्वायर, और जो डायरेक्शन फोर्स का है वही डायरेक्शन किसका होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो माइनस आर का। समझ पाए हैं तो बोलिए। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसकी खासियत क्या है कि यदि किसी पॉइंट पर, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी पॉइंट पर हम पता करना चाहते हैं कि वहां पर फील्ड कितना है, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, तो उस पॉइंट पर क्या मास है उससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब यदि हम चाहते हैं किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड पता करना, तो उस पॉइंट पर यदि मास नहीं भी है तो भी हम पता कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। समझे, तो ये ऐसी खासियत है। और जैसे जैसे आप इस रिलेशन को देखिए, ये तो डायरेक्शन हो गया, इस रिलेशन को देखिए, तो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन या पोजीशन, उस पॉइंट का जो मेन चार्ज है या मेन मास है उससे कितना दूरी पर है। दूरी बढ़ेगा
तो इंटेंसिटी घटेगा। जैसे सेम वही चीज, जैसे मान लीजिए मैग्नेट है और आप आयरन ब्लॉक या आयरन ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो जितना दूर रखेंगे वो उतना ही मुश्किल से उसको अट्रैक्ट करेगा, जितना नजदीक ले जाएंगे तेजी से अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए आर जितना बढ़ेगा ई उतना ही कमजोर होगा, आर जितना छोटा होगा ई उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ई पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अब एक चीज और हम जहां पर लिख दें, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड is the direction of किसका, force at that point, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे भी हम ले रहे हैं। और यहां कौन सा पॉइंट है, दैट इज एट P, क्योंकि यहां हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, P ले रहे हैं। तो इस पर भी यही डायरेक्शन होगा फील्ड का। यदि ये डायरेक्शन क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का भी, और यही डायरेक्शन किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स का है। और हमेशा प्रॉपर्टीज में आ जाए, तो मान लीजिए ये पॉइंट मास है m, तो हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पॉइंट मास होगा ये। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वो टुवर्ड्स द सेंटर भी हो सकता है, अवे फ्रॉम द सेंटर भी हो सकता है। ठीक है, वहां दोनों पॉसिबिलिटी होगा। यहां सिर्फ टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। मान लीजिए यहां पर m0 मास है तो वो अट्रैक्ट करेगा, मान लीजिए यहां m1 मास है तो ये अट्रैक्ट करेगा। अब आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि सर ये जो यहां पर जो मास है, इस मास का भी तो अपना फील्ड होगा। क्योंकि ये मास छोटा है, इसको हम लोग टेस्ट मास बोलते हैं, टेस्ट मास। तो टेस्ट मास कहने का मतलब जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और पॉइंट मास जो कि काफी अच्छे अमाउंट का होता है लेकिन पॉइंट में है, वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए पॉइंट मास बोल रहे हैं उसको। अब ये क्योंकि इसका मास कम है, ठीक है, तो जैसे आप समझ लीजिए, इसको ऐसा समझिए, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जिस राजा के पास कम सेना है उसका साम्राज्य छोटा होता है, जिस राजा के पास बड़ा सेना है तो या तो बड़ा साम्राज्य है इसीलिए उसके पास बड़ा सेना है, या उसके पास बड़ा सेना है इसीलिए उसके पास बड़ा साम्राज्य है, दोनों कह सकते हैं। लेकिन यदि आप समझे तो ये कह सकते हैं कि जिसके पास बड़ा साम्राज्य है उसके पास बड़ा सेना भी है। तो कहने का मतलब ये, जिसके मास, जो पॉइंट मास, जिसका मास ज्यादा होगा उसका फील्ड बड़ा होगा, इसीलिए अर्थ का फील्ड बड़ा है। हमारा फील्ड अर्थ के रिस्पेक्ट में 0 है, हमारा फील्ड भी है लेकिन हमारा फील्ड अर्थ के रिस्पेक्ट में 0 है। और अर्थ एक बहुत बड़ा मास है इसीलिए दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। मून भी करता है, लेकिन मून का साइज और उसका जो डेंसिटी है मास का, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में कम है, इसीलिए अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 होता है। यदि मान लीजिए मेरा वजन यहाँ पर 60 kg है तो अर्थ पे कितना होगा, हाँ मून पे कितना होगा, 1/6 मतलब 10 kg। तो हम ऐसे से उछल सकेंगे, ऐसे से, हाँ आराम से उछल सकेंगे। आप अर्थ पे, मून पे आप गिरे फिर उछलिए तो आप आराम से उछलिएगा और कुछ सेकंड के बाद उस पे गिरेंगे। और उसका जो डस्ट उड़ेगा ना, वो डस्ट नहीं स्लो मोशन नहीं, वो डस्ट जो है वो 7-8 दिन तक हवा में रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसीलिए जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और जब उसको लैंड कराया गया था तो इतना स्मूथली लैंड कराने की कोशिश की जा रही थी कि उसका जो बूस्टर है वो जो एनर्जी रिलीज करता हुआ धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो बूस्टर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है तो एयर में, तो एयर रिएक्शन दे रहा है और उसको वो विक्रम रोवर को ऊपर उठा रहा है, लिफ्ट कर रहा है। अब उसको नीचे लैंड करना है तो उसका, चूंकि वहां पर तो मून है, जो भी इसका वजन होगा, मान लीजिए 100 kg, तो 1/6 इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उससे कम उसके बूस्टर का फोर्स रखना है, तभी तो नेट फोर्स नीचे आएगा।
ठीक है, और इतना भी नहीं कर देना है कम कि अचानक क्रैश लैंडिंग हो जाए, जो कि चंद्रयान 2 में हुआ था। क्रैश लैंडिंग होगा तो अचानक गिरेगा और सब टूट के बिखर जाएगा। तो धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करना है। तो उसका खुद का एआई डेवलप किया गया, इसरो के थ्रू उसका खुद का एआई डेवलप किया गया। मतलब जब वो मतलब डेड जोन में था या फिर कह लीजिए कि बहुत क्रिटिकल जोन में था, तो उसका एआई खुद डिसीजन ले रहा था कि हमको क्या करना है। यहां से कोई कंट्रोल नहीं है उसका, सिर्फ यहां से वो प्रोजेक्टर से उसको देखा जा रहा है कि हाँ क्या अभी सिचुएशन है, ब्लिंक कर रहा है कि नहीं, मतलब अभी कनेक्टेड है कि नहीं। बस सारा खुद कर रहा था। जहां पर जमीन उबड़ खाबड़ है, जहां पर जमीन समतल नहीं है, फ्लैट नहीं है, वो खुद उस जगह से हट जा रहा है और खुद अपने इंक्लाइनेशन को चेक कर रहा है। वो एक एंगल पे जब उसको मूव करना है फर्दर, तो मूव करना है तो उसके बूस्टर इधर इधर वाले बूस्टर ज्यादा एग्जॉस्ट करेंगे तो ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर उसको लैंड करना है, धीरे धीरे ऐसे लैंड करेगा। तो जब वो फोर्स लगाएगा मून के सरफेस पे, तो डस्ट पार्टिकल रिएक्ट करके उड़ेंगे ना। अब वो डस्ट पार्टिकल अर्थ पे थोड़ी ना है कि कुछ घंटे के बाद रुक जाएंगे, ग्राउंड पे आ जाएंगे, क्योंकि डस्ट पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, अर्थ ज्यादा फोर्स लगाएगा, मून कम फोर्स लगाएगा, तो डस्ट पार्टिकल ज्यादा दिन तक एयर में रहेंगे। अब जब वो लैंड कर गया तो वो डस्ट पार्टिकल उस पर आकर जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको एक दिन रोका गया, उसके बाद उसका फ्लैप खोल करके अंदर विक्रम रोवर उससे निकला। ठीक है, ताकि सारा चीज ऑपरेशन कर सके वो। तो ये सारा चीज को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब उसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहां अर्थ का तो ग्रेविटेशनल फील्ड काम करेगा नहीं, उसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अब ये समझने वाला बात है कि अर्थ चूंकि बहुत बड़ा साइज का एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए उसका ग्रेविटेशनल फील्ड मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब कोई ऐसा छोटा ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में जीरो है, तो हमारा जो फोर्स फील्ड होगा, मान लीजिए वो फोर्स फील्ड मतलब कि पता भी नहीं चलेगा कि कहां पर है। आज तक देखे हैं कि यहां पर कोई चींटी आ गया, अट्रैक्ट हो गया, हुआ है? चींटी तक अट्रैक्ट नहीं होता है। सोचो, क्या खुशी, सही बोल रहे हैं ना? चलिए, तो इसमें दो चीज को ध्यान रखना है, जो डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स का होगा वही डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड का होगा, और जो फोर्स मैग्नीट्यूड होगा उसे डिवाइड करेंगे उस पॉइंट पर जो मास होगा उससे, तो उस पॉइंट का मास डिवाइड कर देंगे तो उस पॉइंट पर हमको निकालना है फील्ड। और सिंपल जो रिजल्ट आया उसमें कहीं पर भी उस पॉइंट का मास नहीं है, इसलिए फील्ड निकालने के लिए उस पॉइंट पर जहां फील्ड निकालना चाह रहे हैं वहां मास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए इस बात को? इसको राइट डाउन कीजिए और कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं। फिल्म बैकग्राउंड, टू फाइंड आउट gravitational field at a point, to find out gravitational field at a point, to find out gravitational field at a point, then we can simply divide the gravitational force at that point by, we can simply divide the gravitational force by mass at that point, by mass at that point. ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो गई। इसमें एक खासियत क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए सपोज करें कि ये पॉइंट कौन सा है, P, और सपोज करें यहां एक पॉइंट है, इधर कहीं पॉइंट ले लेते हैं, यहां पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट मान लेते हैं Q है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, R, कैपिटल R होगा, होगा ना? देखिए सब लोग यहां पर, ये डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल R होगा। यदि उसके हम एक मतलब सरफेस से पता करना चाह रहे हैं, हालांकि उसका कोई फिक्स सरफेस नहीं होता, मैंने पहले ही बोला है कोई एक फिक्स सरफेस नहीं होता, तो लेकिन तभी भी हम आर एक रेडियस पे ले रहे हैं, और आपको पता है कि कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। ठीक है, तो आप देखिए कैसे इंटेंसिटी हम रेट कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, होगा ना? और यदि हम पता करना चाहते हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट, इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर आर आर रेडियस पर इंटेंसिटी कितना है, जी
m बाई आर स्क्वायर है, तो यूनिट रेडियस पर कितना होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर बाई आर। पता कितना करना चाहते हैं हम, आर पे पता करना चाहते हैं, तो आर रेडियस पे कितना होगा, जी एम बाई आर क्यू इंटू आर। ये क्या है, ये बेसिकली क्या हुआ, ये हो गया इंटेंसिटी एट किस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। बात समझ में आया। तो ये आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, ये आर नहीं है, आर उस पॉइंट पे है। बात समझ पाए, इसका आगे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो जी एम बाई आर क्यू इंटू आर, ये ई पॉइंट सॉरी पी पॉइंट पर हमको बताएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, यदि हमको आर यानी कि आर रेडियस में यानी कि क्यू पॉइंट पर हमको पता है तो, ठीक है, हम पता कर सकते हैं इसको आगे हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे आगे इसी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए इसको वाइंड अप, इसको लिख लिख करके वाइंड अप करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए इसको लिखिए, ये जो छोटा सा बच गया है इसको लिख लीजिए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे आइए। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशंस को जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज एग्जैक्टली रिपीट करेगा जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए, ये कंप्लीट कीजिएगा तो ये अच्छे से हो जाएगा, तो अगला 4 चैप्टर बढ़िया से हो जाएगा। इसको बना डाला तो लाइव झिंगा लगा। चलिए हेडिंग दीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। जी के ऊपर में एरो लगाए हैं कभी, लग सकता है कभी, सब आपस में खुश है। इधर देखो सब लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम सुने हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब डिफाइंड होता है, जब हम बात करते हैं बेसिकली अर्थ यदि किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है तो अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स चाहिए, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और जब अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन होगा, बॉडी का स्पीड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। यदि इस केस में देखें हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन जनरल केसेस, तो मान लेते हैं सपोज करें कि ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस से मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको हम ऊपर प्रोजेक्ट किए, तो उसको u इनिशियल वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया, तो ऊपर जाने पर उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, u डिक्रीज करेगा। और फाइनली किसी एक पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लेते हैं a है और इस पॉइंट को हम लोग b मान लेंगे, तो उस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और उसके बाद अब दूसरे पोजीशन से देखें तो ये बॉल नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तो यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज क्यों किया, क्योंकि जी का वैल्यू जो है वो किधर है, नेगेटिव है। जी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो यू डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि यू का डायरेक्शन ये है और जी का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब यू पॉजिटिव वाई में है और जी नेगेटिव वाई में है, इसीलिए चूंकि जी क्या करेगा, उसकी स्पीड को घटाएगा। बेसिकली ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो अट्रैक्ट करेगा हमेशा। अब बॉल जब ऊपर गया और जब रिटर्न बैक हो रहा है तो इस डायरेक्शन में उसका v है और इसी डायरेक्शन में g है, तो इसका स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं। तो अर्थ क्या करता है, किसी बॉडी को और अपनी ओर अट्रैक्ट करता है,
तो अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास जो हम फोर्स लेते हैं F बराबर वो m इंटू जी होता है, दैट इज वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट through which earth attract a body। ठीक है, अब ये समझिए कि एक बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो वो F बराबर mg फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं। अब यहां पर इसका क्या रोल है वो हम देखेंगे। जी का वैल्यू, क्योंकि हम लोग बड़े लेवल पे देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि यहां से यहां तक छोटी सी बात है। मान लीजिए ये है जो h है, ये मान लीजिए 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर, और उसका रिलेशन 2 मीटर से क्या होगा? बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो हम उसकी बात, हम लोग ये 2 मीटर हाइट के लिए तो ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ सरफेस के पास ही है, अर्थ सरफेस पे ही है, तो हम उसके लिए एज्यूम कर सकते हैं। तो वहां पर जी का वैल्यू हम क्या लेते हैं? जी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, जी बराबर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि अर्थ सरफेस से ऊपर है, मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी above द अर्थ सरफेस। तो यदि अर्थ सरफेस से एवब लेंगे, मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ठीक, अर्थ हो गया, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, सेंटर पॉइंट हो गया। अब ये जो रेडियस है, ये डिस्टेंस, इसको RE बोल रहे हैं और इसको h बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये उसका सेंटर कोर हो गया, कोर। तो ये h हाइट पर है ऑब्जेक्ट, तो h हाइट पर ऑब्जेक्ट है तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो सेंटर पर फोर्स लगेगा, ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना। तो Fg बराबर क्या होगा? G कैपिटल M E, जिसको हम लोग मास ऑफ अर्थ बोल रहे हैं। ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ अर्थ है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg। आप लोग चेक किए थे, हम उस दिन लिखे थे तो चेक किए, क्रॉस चेक किए थे कि सही है या नहीं? 5.97 था ना, उसको ऑलमोस्ट 6 मान लीजिए, तो ये 10 टू पावर 24 kg सही है ना, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, हालांकि क्वेश्चन में देगा, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर ये समझिए कि हमको GME M अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि सेंटर कोर पॉइंट से उसका दूरी जो है RE प्लस H है। यहां H छोटा नहीं है, एक सिग्निफिकेंट हाइट है। मान लीजिए कि 10 किलोमीटर, या फिर कह लीजिए कि 50 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। 50 10 नहीं, 200 300 500 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 100 किलोमीटर ऊपर की बात कर रहे हैं अर्थ सरफेस से। तो वहां पर वो सिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो वहां पर हमको फोर्स जो लेना होगा उसमें RE प्लस H करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट को मान लेते हैं, ये पॉइंट को A मान लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकला, और ये जो फोर्स होगा वो mg के बराबर भी होगा। अर्थ खींच रहा है उसको अपनी ओर, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ना कि ग्रेविटेशनल Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। लिख सकते हैं क्या ऐसा?
तो यहां पर जी एम ई एम बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। हो सकता है ना, क्योंकि बॉडी एक्सलेट कर रहा है। बॉडी जब अट्रैक्ट होगा तो एक्सलेट करेगा, तो एक्सलेट करेगा तो एक्सलेशन आएगा। क्योंकि अर्थ खींच रहा है तो वो एक्सलेशन ए को हम क्या नाम देंगे, जी का नाम देंगे। तो यहां से एम चला जाएगा तो हमारे पास जी बचेगा। जी बराबर क्या हो गया, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये तब होगा, ये एक्सप्रेशन हम तब फॉलो करेंगे, दिस इज यूज्ड, दिस इज यूज्ड व्हेन body is having significant height with respect to earth surface। होगा ऐसा, समझ पा रहे हैं। एट ग्राउंड लेवल क्या होगा, हाँ, एट अर्थ सरफेस क्या होगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जी इज इक्वल टू क्या आएगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड के सरफेस पे है। जैसा इस सब केसेस में देख रहे हैं 2 मीटर 3 मीटर 100 मीटर 200 मीटर इस टाइप से रहेगा, तो वहां पर हम मान के चलेंगे ग्राउंड के सरफेस पे है वो, वहां एच बहुत नेग्लिजिबल है उसके रिस्पेक्ट में। तो जी बराबर जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर हुआ। ये आएगा कब, ये आएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये 2, ये तब आएगा जब हम कोई सिग्निफिकेंट हाइट लेंगे। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे से रिलेट कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन, यहां से आर ई स्क्वायर कॉमन ले लें, तो आर ई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर होगा। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स आएगा, ध्यान रखिएगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई माइनस 2। अच्छा, बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन हो गया है, तो ये बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं उसको, बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन के थ्रू यदि मान लीजिए 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 है तो 1 माइनस 2x लिख सकते हैं क्या ऐसा, चलिए ठीक है, आप बायो मैथ वाले सर से पूछ लीजिएगा। आइए यहां पर, तो g की जगह पर g बराबर क्या लिखना है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये क्या होगा, ये पूरा का वैल्यू क्या होगा, बोलो, 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई। कुछ समझ में आया, ये जी क्या है, ये जी हमारा इफेक्टिव है, और ये हो गया जी किस पर, ग्राउंड पर या फिर सरफेस पर, अर्थ सरफेस। ठीक है, और ये क्या होगा, 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एच का वैल्यू बढ़ेगा तो जी इफेक्टिव घटेगा या बढ़ेगा, ये कैसे आया, समझ में आया ना। ये वाला आपको जो है, आपको सर से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा उसमें घुसेगी नहीं हम लोग अभी। ठीक है, फाइनल रिजल्ट ये है। ठीक, तो ये जो रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो फाइनल रिजल्ट ये आया। तो इसमें आप देखना क्या है, एच हाइट है ना, ग्राउंड सरफेस से हाइट है, मतलब अर्थ का जो सरफेस है उससे हाइट है। अब यदि मान लीजिए हाइट काफी बढ़ता जाएगा तो ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, तो ये वैल्यू बढ़ेगा तो 1 माइनस पहले 2 था, फिर 1 माइनस 10 हो गया। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए 1 माइनस 0.2 और फिर 1 माइनस 0.5, तो 1 माइनस 0.2 तो रिजल्ट क्या आया 0.8, फिर 1 माइनस 0.5 कर दे तो रिजल्ट क्या है 0.5। तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रहा है तो टोटल वैल्यू घट रहा है, तो टोटल वैल्यू घटेगा, इसका मतलब जी का वैल्यू, जो जी इफेक्टिव है वो जी के वैल्यू से कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितना हम ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू कम होता चला जाएगा, होता भी है। इसलिए एकदम जो सैटेलाइट एकदम ग्राउंड के सरफेस से बाहर निकल, ग्राउंड के फील्ड फोर्स फील्ड से बाहर निकल रहा होता है, उस समय उसको कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है।
रॉकेट क्या है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो उसका जो बूस्टर है जो एग्जॉस्ट कर रहा है फ्यूल को, जिससे उसको थ्रस्ट मिल रहा है, वो धीरे 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 ऊपर जा रहा है। और स्टार्टिंग में ऐसा कहा जाता है, एग्जैक्ट स्टैटिकल डाटा इसरो देगा, वो देता भी है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो 70% फ्यूल है ना, उसके अंदर में जो 70% फ्यूल है वो बर्न हो जाते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से निकलने में ही। बाकी 30% का उतना जरूरत भी नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वहां पर नहीं है कोई ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर नेट फोर्स 0 है, तो 0.01 फोर्स भी मिलेगा तो वो एक्सलेट कर जाएगा ना। अब वो कौन देगा, उसका बूस्टर देगा उसको। इसलिए 30% में वो पूरा का पूरा मतलब कि ऑर्बिट में अपने घूम भी जाएगा, और उसके बाद साथ साथ वो फिर मून की तरफ उसको डाइवर्ट करिएगा तो मून की तरफ चला भी जाएगा। अर्थ से मून का दूरी कितना है? हाँ हाँ हाँ, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए। अब तो ये नाप मतलब मेजर किया हुआ है। अब तो खैर ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब कि अंदाजा से बताया जा रहा है, लाइट के स्पीड के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं। अब तो सैटेलाइट गया है वहां पर, तो इसलिए आप बता सकते हैं एग्जैक्ट कितना होगा। तो 3,84,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, जिनको हम चंदा मामा मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, होता है उतना। समझ गए। तो ये रिलेशन तब फॉलो करना है जब हमारे पास एक सिग्निफिकेंट गैप हो। समझ गए, ये फाइनल रिजल्ट है। ये फाइनल रिजल्ट किसका है? जब हम ले रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एबव द अर्थ सरफेस। छापिए मन लगाकर। हाँ, सीक्वेंस देख लीजिएगा, हम इसके बाद इधर आए हैं। सर से पूछिएगा तो बताएंगे सर। अप्रोक्सीमेशन। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो अर्थ का एग्जैक्ट जो हमारा डायमेंशन है। अच्छा, हमको एक चीज बताना था आपको। अर्थ जो है वो इक्वेटर से 8 डिग्री 4 यानी 8 डिग्री 4 उस पर स्टेब्लिश है, और उसका जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है वो 32.7 पर है। आप बुक सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। आइए, जैसा देखिए कुछ इस तरह का शेप है। ठीक है, अर्थ का इक्वेटर पोर्शन हो गया ये, और ये पोल हो गया। ठीक है, अरे हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलते रहिए, इससे माहौल बनता है। और यदि आप हाँ ना बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ आप यहां हैं, और हाँ ना बोलेंगे तो फिर लगेगा कि आप क्या बोलते हैं उसको, फिजिकली यहां हैं लेकिन मेंटली कहीं और हैं। लगेगा कि भूख लगा हुआ है, जाएंगे तो कम से कम 8 मोमोज दबा लेंगे, या फिर और विचार मन में आएंगे। ठीक है, आइए, ये पोल हो गया। ये कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ। और ये साउथ पोल हो गया, होगा। ठीक, तुम कहां अपने मन से बिजी हो जा रहे हो? हाँ, तो उसके लिए बोलने की बात करने का क्या जरूरत है? गंभीर विषय है तुम्हारे लिए। ठीक है, इक्वेटर है। इक्वेटर पर आपको कुछ, अब ज्योग्राफी ज़्यादा डिटेल पढ़ाएंगे नहीं, बस यह समझ लीजिए कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। ठीक है,
इक्वेटर पर जो सनलाइट है ना वो परपेंडिकुलर पड़ता है, इसलिए इक्वेटर से कनेक्टेड जितने भी कंट्री हैं वहां पर सब लोग काले होते हैं। सही बात है। और वहां पर मतलब जो एक आइडियल कंडीशन होते हैं कि फ्रूट वेजिटेबल्स या फिर खेती के लिए, उतना वो आइडियल कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, लोग काले ज्यादा होते हैं क्योंकि वो हीट, मतलब कि हीट एरिया होता है, और वहां पर वही सब मतलब कि पेड़ या पौधे उगेंगे जो कि कम पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं वो। ठीक है, तो इस तरह का ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है। लेकिन जैसे इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे आप ठंडे एरिया में जा रहे हैं तो चेंजेस आएगा। तो हम लोग इक्वेटर से ऊपर हैं और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, इक्वेटर से नीचे है। ठीक है, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे लोग गोरे नजर आएंगे आपको। ठीक है, लैंडस्केप चेंज हो रहा है, ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज हो रहा है, इसीलिए लोग का कलर भी चेंज करता है, खाने का जो उनका मतलब कि रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज करता है। जैसे जहां बर्फीला एरिया है वहां पर लोग हीट, अपने बॉडी में हीट मेंटेन रखने के लिए मीट खाना पसंद ज्यादा करते हैं और हेवी मीट खाते हैं। जो यहाँ फॉर्म में जो चिकन है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोग को, वो लोग अपने मुताबिक ही शिकार करके खाते हैं। समझ गए? आइए यहां पर, तो ये आरपी है, मतलब रेडियस ऑफ पोल है, और ये आर ई है, रेडियस ऑफ इक्वेटर है। तो आपको देख के भी लग रहा है कि आरपी इज लेस देन आर ई, होगा ना? ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि जी एट पी यानी कि पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर, होगा। ठीक, तो जी कहां पर ज्यादा होगा, जहां पर रेडियस कम होगा। ठीक, तो ये वाला बात जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये होता भी है सही मायने में। आप यदि पोल पे जाएंगे ना तो जी का वैल्यू 10 ले सकते हैं आप, इक्वेटर पे जाएंगे तो जी का वैल्यू 9.7 हो सकता है। समझ गए? तो इस तरह से वेरिएशन आता है, ये ध्यान में रखना है। और जी का वैल्यू कैसे वैरी कर रहा है, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, या फिर आर ई, और यदि हम हाँ सरफेस पे ले रहे हैं तो ये लेंगे। तो इसलिए आप देखिए जी का वैल्यू आर ई के रेडियस के चेंज होने से चेंज कर रहा है। ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर द अर्थ सरफेस। ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? क्या नाम उसका, करीना, रवीना। रवीना क्यों नहीं आ रही है? हाँ, बताइए क्यों रवीना क्यों नहीं आ रही है? किसी को पता ही नहीं है? टाइम नहीं रहता मेरे पास। इसको क्या नाम दिए थे, उसको ए नाम दिए थे कि नहीं? ए दिए थे ना, इसको बी रखिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर द अर्थ सरफेस। चलिए हेडिंग दीजिए तो। हो गया? जल्दी फास्ट।
चलिए देखिए यहां पर, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है और ये रेडियस उसका आर हो गया, ठीक है, और अर्थ सरफेस से हम डी लेंथ नीचे जा रहे हैं, मान लीजिए स्मॉल डी, ठीक है। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस आर माइनस आर ई माइनस डी कहलाएगा क्या? अर्थ सरफेस, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है और ये जो है डी अंदर डेप्थ गए हैं वहां पर है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, तो यहां पर जो अर्थ सरफेस रखा हुआ है इसके कारण जो फोर्स होगा एफ बराबर जी एम एम अपॉन आर ई स्क्वायर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक, इसके कारण जो फोर्स होगा वो जी एम एम अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर होगा, होगा ना, ठीक है। हमको पता करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अंदर में कितना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एट, पहले हम लोग देखते हैं एट, इस पॉइंट को ए कहते हैं और इस पॉइंट को बी बोलते हैं मान लीजिए। तो एट पोजीशन, पोजीशन कितने पर? ए पर। तो पोजीशन ए पे जी बराबर क्या लिखेंगे? जी एम ई अपॉन कितना? आर ई स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे पोजीशन ए पर, क्योंकि वो अर्थ सरफेस पे है तो एच होगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद एट पोजीशन बी, बी पोजीशन पे हम जी बराबर क्या लिखेंगे? जी एम ई अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और कैसे करके लिख सकते हैं? समझिएगा यहां पर एफ फोर्स एट बी यदि हमको लिखना हो तो ये मास कितना माने हैं हम? स्मॉल एम, स्मॉल एम माने हैं ना। तो ये मास हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? एम इंटू ई बी, ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए। यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, या सॉरी इलेक्ट्रिक करें, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट बी पता करना होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट बी बाई एम कर सकते हैं ना। तो दिस इंप्लाइज एफ बी बराबर क्या लिख सकते हैं? एम इंटू ई बी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, ठीक। तो यहां पर अब हमको यह समझना है कि इसको थोड़ा सा रिलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा? जी एम ई अपॉन क्या होगा? आर ई स्क्वायर होगा, ठीक। तो यानी कि आर ई रेडियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो वन यूनिट रेडियस पर कितना होगा? ये बाई आर ई। तो हमको कितने रेडियस पे देखना है? आर, आर मतलब कितना? आर ई माइनस डी रेडियस पर, ठीक है, क्योंकि इसी को हम स्मॉल आर भी कह रहे हैं और यही कितना निकल के आ रहा है? आर ई माइनस डी। तो हम इसको थोड़ा देर के लिए ऐसे लिख दें, तो यहां पर हम स्मॉल आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो क्या आएगा? ई ए बाई आर ई इंटू आर होगा। और यही वैल्यू क्या कहलाएगा? यही वैल्यू कहलाएगा ये ग्रेविटेशनल फील्ड किस पॉइंट पर होगा? क्योंकि बी पॉइंट कोर से कितने दूरी पर है? आर पर है ना, आर दूरी पे है ना वो बी पॉइंट। तो हमको यदि ये वाला जो वैल्यू है हम यहां पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो यहां पर पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू एम, और ये आएगा कितना? ई एट ए बाई आर ई इंटू आर। बोलिए समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पुट कर रहे हैं, एम से एम चला गया तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू
ई ए कितना आएगा, ए पॉइंट पर कितना है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर बाई आर ई इनटू आर। तो आर कितना है, आर का वैल्यू कितना है, आर ई माइनस डी है। ठीक है, अब इसको यहां से रिलेट करें तो कितना आ जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई क्यू इंटू आर ई माइनस डी। ठीक है, और ये वैल्यू को ध्यान से देखिए, तो हम जी इफेक्टिव बराबर, अब यहां से कॉमन ले रहे हैं, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। होगा ऐसा, तो इस वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे कुछ, तो यहां पर G इफेक्टिव इज इक्वल टू G एट अर्थ सरफेस, G एट अर्थ सरफेस इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ये आया जब अर्थ सरफेस के अंदर लेना है, और इससे पहले जो आया था वो अर्थ सरफेस के ऊपर आया था। ये एक्सप्रेशन है जो आपको इस पर यूज करके क्वेश्चंस बनाने हैं। समझ में आया है तो बोलिए, समझ में आया है, कहीं डाउट है तो बोलिए, यहां पर हो सकता है डाउट हो तो पूछ लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 तो क्लियर है ना, जैसे यहां से ये वाला जो रिलेशंस लाए हैं, इससे आप इक्वेशन नंबर 2 निकाल सकते हैं ना। पर आप क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट बी, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट बी बाय उस पॉइंट पर जो मास है। तो बी पॉइंट पर मास कितना है, एम, स्मॉल एम है ना, तो हम डिवाइड कर दिए। अब उसी से हमने क्या निकाल लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर एम इंटू ई बी। यही रिलेशन को यहां फॉलो किए हम। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, किस पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग पोजीशन बी की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग पोजीशन ए की बात नहीं कर रहे हैं। पोजीशन ए से तो हम ये निकाल ही लिए, ठीक है, ये आया तो ईबी। अब हमको ईबी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ई ए बराबर क्या है, ए पॉइंट पर जब था तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर है, कितने रेडियस पर है वो, आर ई पर, तो आर ई रेडियस पर इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो है ई ए। तो यूनिट रेडियस पर, मतलब आर ई मान लीजिए कि 100 मीटर है, तो 100 मीटर पे जो इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना है, ई ए, और उसका वैल्यू कितना है, आर एम ई अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए कि 50 मीटर पर हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका वैल्यू ये है, तो 1 मीटर पर क्या होगा, ये बाई आर ई कर देंगे। अब हमको कितने पे चाहिए, 30 मीटर पे, क्योंकि हम एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ऐसा क्योंकि आर ई से छोटा स्मॉल आर है, तो हमको कितने पे देखना है, 30 मीटर पे देखना है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट बी है वो हमारा 50 मीटर पे नहीं है, 30 मीटर पे है। तो 30 मीटर पे देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमको 1 मीटर पे तो पता चल ही गया, और उसमें हम 30 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट बी बना। और ऐसे भी देखिए यूनिट वाइज बनेगा कि नहीं, ये मीटर है, ये मीटर है, कैंसिल होकर क्या बनेगा, ये बचेगा जो कि क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट ऐसे क्या होना चाहिए, आप यहां से देख लीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इजी है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, फील्ड हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर केजी, केजी होगा। और इसको और थोड़ा आगे बढ़े तो न्यूटन को क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं ना, और डिवाइड बाय केजी कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, या फिर न्यूटन पर केजी भी मिलेगा। समझ पाए इस बात को, तो हमको यहां वो चीज मिलना चाहिए ना। तो देखिए यहां पर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए डिवाइड किससे किए, उसके रेडियस से जो ए पॉइंट पे था, और उसके बाद आर से मल्टीप्लाई कर दिए,
तो हमको ये जो रिजल्ट निकल के आया वो आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है वो निकल गया। और वही आर क्या है ये देखिए, ये जो छोटा सा हमने एक सर्कल लिया है डॉटेड डॉटेड लाइन से, ये सर्कल, ये जो है स्फीयर है एक तरह से, तो ये तो अर्थ सरफेस के अंदर का है ना, जिसका की दूरी कितना, गैप कितना डी है, तो इसका रेडियस आर मानिए या उसी को क्या मान लिया, आर माइनस डी मानिए। तो वहां पर हमने पुट कर दिया आर ई माइनस डी आर की जगह पर, और उसके बाद सॉल्व करके ये रिलेशन निकाल दिया। फिर यहां डिवाइड कर दिया, चूंकि आर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या है, वो जी है, किस सरफेस पर, ग्राउंड या अर्थ सरफेस पर, अर्थ सरफेस पे है ना, तो अर्थ सरफेस पे है, तो ये तो अर्थ सरफेस के लिए हो गया, इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई। इसका मतलब है कि जितना हम डेप्थ में जाएंगे, अर्थ सरफेस से जितना अंदर जाएंगे, ये वैल्यू बढ़ेगा। मतलब एज डी इंक्रीजेस, यानी डेप्थ इंक्रीज करेगा, तो डेप्थ इंक्रीज करेगा तो ये टर्म जीरो, ये टर्म बढ़ेगा, तो 1 माइनस ज्यादा होगा, तो जी इफेक्टिव घटेगा, डिक्रीज करेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो यानी कि अर्थ सरफेस से ऊपर जाने में भी और अर्थ सरफेस से अंदर जाने में भी जी इफेक्टिव का वैल्यू घटेगा। ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिए, इसको पहले राउंड ऑन कीजिए फिर नोट करके लिख लीजिए। अगले क्लास में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चंस करेंगे।